हेलो एंड वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की यूनिट जो 6 मार्क्स की है आपके टोटल सिलेबस में। और इस यूनिट को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 2 सेपरेट पार्ट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। Subscribe the channel and press the notification button. इस यूनिट की अभी तक मैं 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। नंबर 1 में मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरी में मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में उनके बारे में बताया मैंने। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताया। और इस वीडियो में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स और साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में। बहुत थोड़े से क्वेश्चन लाया हूँ लेकिन लगभग ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के थोड़े पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मैक्रो की ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद में मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैक्रो में प्रोवाइड करूंगा और साथ में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी मैं जल्दी ही कंप्लीट करने वाला हूं। लेकिन आने वाले टाइम में मैं हर संडे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग प्लान कर रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि लाइव स्टूडेंट्स जो हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और उनके जो डाउट्स हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो कब होंगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। तब तक आप इन वीडियोस को देख करके अपना कुछ कुछ जितने भी जो चैप्टर्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, सो दैट कि जब लाइव स्ट्रीमिंग हो तो वहाँ आप अपने डाउट्स को रेज करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आपसे 2 बातें पूछी गई हैं। नंबर 1 तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा है और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पूछा है। मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसके हम 4 पार्ट्स कर लेते हैं। इधर हम क्रेडिट और इधर डेबिट लेते हैं। यहाँ जो फर्स्ट रो है उसमें करंट और नीचे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो उसी नॉलेज को यूज करते हुए आप देखें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है। कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन दी है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके पूरी को ये हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें फाइंड आउट करना है। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको इग्नोर कर देना है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए बेसिकली हमारा क्या होता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज जो है वो इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की दी गई हैं। तो उन वैल्यूज को पुटअप अगर हम कर देते हैं तो ये निर्यात और ये आयात जो है वस्तुओं का, इसी के अंतर को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, जिसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। तो इनका अंतर आ गया 150 करोड़ रुपया। और क्योंकि ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सरप्लस है। ये डेफिसिट भी पॉसिबल होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट चाहिए यानी चालू लेखा संतुलन हमें प्राप्त करना है। इसमें मोटे मोटे से 3 कंपोनेंट बनते हैं, एक गुड्स का, एक सर्विसेज का और उसके बाद में एक बनता है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। और फोर्थ पार्ट यहाँ पे है नहीं जिसे हम फैक्टर पेमेंट्स का बनाते हैं, वो क्योंकि उसकी वैल्यूज यहाँ दी नहीं है तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। कुछ एक जो अननेसेसरी है जैसे बोरोइंग्स जो है वो करंट अकाउंट के लिए इररेलेवेंट है। सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ये करंट अकाउंट के लिए इररेलेवेंट है, तो इनको इग्नोर करना होता है क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो गुड्स का पार्ट यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे व्यापार संतुलन कहते हैं, तो वो हमने पिछले पार्ट ए में हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। वहीं से डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू 150 यहाँ पे पुटअप कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, यानी कि जो अदृश्य हैं उनका अंतर हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। तो अदृश्य में हम सर्विसेज यानी सेवाओं को लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इंपोर्ट सर्विसेज का ये दिया है, एक्सपोर्ट सर्विसेज का ये दिया है। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे 400 और यहाँ पे नीचे 1200, इनको वैल्यूज को पुटअप करेंगे। उसके बाद नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसमें गिफ्ट और ग्रांट वगैरह आ जाती हैं बेसिकली। तो ये गिफ्ट्स का ये 2 वैल्यूज दी हैं, गिफ्ट्स एंड एड्स फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड। तो हम बेसिकली फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं। सो 200 में से 150 को माइनस कर देंगे। सो ये वाला कंपोनेंट भी हमारा यहाँ पे आ गया। फाइनली सॉल्व करेंगे और ₹100 करोड़ हमारे ये आ जाता है यहाँ पे। और क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि करंट अकाउंट जो है, चालू लेखा जो है, उसमें क्या है, सरप्लस है। और इस सरप्लस की सिचुएशन को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है फेवरेबल, यानी कि पक्ष में है।
संतुलन जो है वो पक्ष में है, और इसका उलट हो जाता है बिल्कुल डेफिसिट, जब घाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। एक कंट्री का एग्जांपल दिया है, वो कंट्री 500 करोड़ वर्थ का गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर में। इंपोर्ट्स फाइंड आउट करने हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो कि ट्रेड डेफिसिट है 40 करोड़ रुपीस का, व्यापार घाटा 40 करोड़ रुपए का है। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उनमें ट्रेड के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड फाइंड आउट कर रहे थे, डेफिसिट भी आ सकता था, सरप्लस भी आ सकता था, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि ट्रेड डेफिसिट है। तो दी गई जो वैल्यूज हैं उसमें व्यापार घाटा का जो केस है उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला पहले कई बार यूज कर चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो वैल्यू है वो नेगेटिव दी है क्योंकि डेफिसिट हो रहा है। अभी तक मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब डेफिसिट हो तो नेगेटिव वैल्यूज वहाँ पे हम नहीं लिख रहे थे, हम ब्रैकेट में डेफिसिट लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें न्यूमेरिकली सोल्व करना है तो हमें माइनस साइन पुटअप करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइनस साइन पुटअप किया हुआ है डेफिसिट की वजह से, और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी गई है 500, वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दी है। इंपोर्ट्स फाइंड आउट करने हैं, वैल्यूज को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 540 करोड़। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं है, रुपी या डॉलर या कोई और मेंशन नहीं है, तो हमने यहाँ आंसर में भी कोई करेंसी नहीं मेंशन करी है। सिर्फ क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो करोड्स में है तो हमने करोड़ यहाँ जरूर मेंशन किया है, वो ज़रूरी है उसका मेंशन करना। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्योंकि डेफिसिट हो रहा है तो डेफिसिट तब होगा जब एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट से, और वही आप यहाँ फाइनल वैल्यूज को देख करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंपोर्ट की वैल्यू 540 करोड़ रुपीस आई है और एक्सपोर्ट था 500 करोड़ रुपीस। सो दिस इज व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट करनी है यहाँ पे 4 चीजें अलग अलग करनी है और वैल्यूज ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछी थी, कुछ वैल्यूज दे करके और कुछ प्रॉब्लम सोल्व कराई थी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछ ली हैं और ऑलमोस्ट पूरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो सारा इसमें कवर हो रहा है। हाँ, एंट्रीज इसमें कुछ कम है, जैसे इसमें हमने कोई ऐसी वैल्यू नहीं देखी जहां जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है, जिसे कहते हैं विदेशी मुद्रा का भंडार, जो केंद्रीय बैंक जिसका नियंत्रण करता है, उसमें हेर फेर की यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो आप देख सकते हैं 8 वैल्यूज दी हैं, इन 8 वैल्यूज का यूज करते हुए हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे व्यापार संतुलन कहते हैं, वो प्राप्त करना है। तो व्यापार संतुलन अभी तक पहले के 2 क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ कि ये वस्तुओं के निर्यात में से वस्तु के आयात की वैल्यू जो है उसको घटा दो। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ दिया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ दिया है, तो 3000 और 2200। यहाँ ध्यान रखना है कि 2200 एक्सपोर्ट की वैल्यू है, कम है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो ये 800 रुपीज जो ये आया है ये लैक्स में आया है, यहाँ करोड़ नहीं है, ध्यान रखना है। और ये क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आई थी यहाँ सोल्व करने के बाद, सो इट विल बी डेफिसिट। इसे हम क्या कह सकते हैं, अनफेवरेबल भी कह सकते हैं कि ये पक्ष में नहीं है, जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसके पक्ष में नहीं है। सेकंड पार्ट इसका, जिसमें हमें प्राप्त करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट, यानी चालू लेखा का संतुलन प्राप्त करना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट में आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हम एक कंपोनेंट रखते हैं, यानी व्यापार संतुलन, दूसरा हमारा अदृश्य जो होते हैं उनका संतुलन, और तीसरा हमारा जो हस्तांतरण जो होते हैं एक पक्षीय वो, और चौथा भी एक होता है, मैंने आपको बताया था फैक्टर पेमेंट्स का होता है, वो यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि वैल्यूज नहीं है इसलिए कारक भुगतान जो होते हैं उनका यहाँ पे कंपोनेंट नहीं रखा है। अलग अलग तीनों कंपोनेंट को सोल्व कर लिया है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, निर्यात में से आयात घटा दीजिए वस्तुओं का, यहाँ सेवाओं के निर्यात में सेवाओं का आयात घटा दीजिए, ये देखिए आप देख सकते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ दिया है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वैल्यू दी है, तो 600 में से 160 आप माइनस कर दीजिए। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर यहाँ पे दिए गए हैं, ये 2 वैल्यूज जो है फ्रॉम ROW है तो दैट मीन्स कि ये इनफ्लो हो रहा है, और टू ROW है दैट मीन्स कि आउटफ्लो हो रहा है, तो इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देंगे। ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 560 लाख रुपीज।
और ये क्योंकि नेगेटिव आ रही है वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, सो हमने यहाँ पे डेफिसिट लिख दिया है, तो अनफेवरेबल होगा, ये भी पक्ष में नहीं है ये घरेलू मुद्रा के। थर्ड पार्ट इसका देखिए क्वेश्चन का, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजीगत लेखा का संतुलन हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैपिटल अकाउंट के वैसे तो कंपोनेंट होते हैं, बोरोइंग्स होती है इसका एक तो, यानी ऋण ग्रहण जो होता है, और इसके अलावा होता है जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है, जिसे विदेशी मुद्रा का भंडार कहते हैं, वो इसका एक कंपोनेंट होता है। और एसेट्स जो होते हैं उनमें बदलाव आना, फिजिकल हो चाहे फाइनेंशियल एसेट्स हो उनमें बदलाव, ये तीन कंपोनेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग कंपोनेंट दिए ही नहीं है, आपको डायरेक्टली बता दिया कि कैपिटल का इनफ्लो कितना हो रहा है और कैपिटल का आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे कैपिटल के इनफ्लो में से, यानी कि आगमन जो हो रहा है पूंजी का, उसमें से पूंजी का जो बहिर्गमन हो रहा है, पूंजीगत बहिर्गमन को घटा दो। सो 800 में से 240 माइनस करेंगे तो 560 लाख रुपीज। ये क्योंकि पॉजिटिव आया है, सरप्लस आया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा था चालू लेखा उसमें डेफिसिट आया था, घाटा आया था, और पूंजीगत लेखा में आया है लाभ, और पूंजीगत लेखा में आया है सरप्लस, यानी अधिशेष आया है यहाँ पे। तो वैल्यू दोनों की बराबर आई है, उसी से हमें पता चल जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, यानी लास्ट पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ फॉर्मूला दे दिया गया है कि ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का जो बैलेंस है उनको ऐड कर दीजिए, हमें मिल जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पे देखिए कि जो करंट अकाउंट था, चालू लेखा में डेफिसिट था, यानी घाटा था 560 का, तो इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू लिख दी है। और कैपिटल अकाउंट जो था, जैसे पूंजीगत लेखा कहते हैं, उसमें सरप्लस था, अधिशेष था, तो यहां हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी है। दोनों को सोल्व करेंगे, जीरो इसकी वैल्यू आ जाती है। क्योंकि जीरो है तो यूनिट लिखने की भी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो जीरो क्यों हो रहा है। क्योंकि करंट अकाउंट में अगर सरप्लस आ रहा है तो सेम वैल्यू का डेफिसिट आ रहा है कैपिटल अकाउंट में। और अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस आ रहा है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट में यहाँ सरप्लस आ रहा है, अधिशेष आ रहा है, यानी तो इतनी ही अमाउंट का सेम एग्जैक्ट चालू लेखा में यानी करंट अकाउंट में उतने का ही घाटा आ जाता है, तो इसलिए संतुलित रहता है। और यहीं से आपको यह भी समझ में आएगा कि जो हमारी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र जो हमारी मदें होती हैं, वो करंट अकाउंट से आ गई। मान लिया यहाँ आया डेफिसिट, घाटा आया 560 का, तो सेम उतने का ही हम क्या करते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसे हम कहते हैं समायोजक मदें। और वे जो होती हैं, ये देखिए आप, सरप्लस डेफिसिट था तो यहां सरप्लस कर लिया, तो कैपिटल अकाउंट में हमने उतने को एडजस्ट कर लिया, तो ये एडजस्ट करने के लिए होती हैं। तो यहां से आपको चीज क्लियर हो रही होगी। लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, वो है एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखिए कि अगर डेफिसिट आ गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, तो उसको ठीक करने के सॉल्यूशन क्या हैं, ये आपको सोच करके बताना होता है। इसके यहाँ 4 सॉल्यूशन मैंने दिए हैं, किसी बुक में हो सकता है 5वां सॉल्यूशन भी दिया हो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 हैं यहाँ पे। 5वां छठा जो होगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस एक्सटेंड करने के लिए कुछ किताब वाले 6-7 रीजंस बताते हैं, लेकिन ये 4 आप याद रख लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट इवन। आप ध्यान रखिए, पहला रीजन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से कैसे आप इसको डेफिसिट को करेक्ट कर सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो डोमेस्टिक करेंसी है, यानी कि घरेलू मुद्रा, उसकी वैल्यू हो जाना कम। जैसे ही उसकी वैल्यू कम होगी तो निर्यात जो होंगे, एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, तो वो ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स ज्यादा बिकने लगेंगे, विदेशी लोग जो हैं वो डोमेस्टिक करेंसी के प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट का बढ़ना होता है कि ज्यादा इनफ्लो होना। एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनफ्लो होता है इनकम का डोमेस्टिक इकोनॉमी में। और जैसे ही डोमेस्टिक इकोनॉमी में इनफ्लो होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेफिसिट था, जो घाटा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये कम होने लगेगा और खत्म भी हो सकता है। सेकंड मेथड जो यहाँ पे दिया है, या सेकंड जो सॉल्यूशन बताया, वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, कि आयात पर प्रतिबंध लगा दीजिए या आयात को संकुचित कर दीजिए, घटा दीजिए। जब इंपोर्ट कम होगा
तो इंपोर्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक जो बायर्स होते हैं वो विदेशों से माल कम मंगाते हैं, तो वो विदेशी मुद्रा की मांग भी कम करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है जब इंपोर्ट किया जाता है, तो इंपोर्ट के लिए वो मांगते हैं जो इंपोर्टर्स होते हैं। इंपोर्ट को हम कम कर देंगे तो विदेशी मुद्रा की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो विदेशी मुद्रा की ज़रूरत कम पड़ने से भी डेफिसिट जो है वो करेक्ट हो जाता है कि विदेशी मुद्रा बाहर कम जाएगी और देश के भीतर जो आ रही है वो तो आती ही रहेगी, तो उससे भी डेफिसिट करेक्ट हो जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि जिन वस्तुओं को आयात करते हैं। Subscribe the channel and press the notification button. आईईडी के चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि आयात प्रतिस्थापन सरकार की एक नीति होती है कि जिन वस्तुओं का ज़्यादा आयात किया जाता है उन वस्तुओं को देश के भीतर ही उनका उत्पादन किया जाए, तो उससे क्या होगा, इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज देश के बाहर कम जाएगी। लास्ट जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन का, निर्यात प्रोत्साहन का, कि सरकार ऐसी नीतियां लाए, कुछ सब्सिडी लाए, कुछ एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए कुछ स्किल्स दे, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज दे, पोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करे, अच्छे शिप्स प्रोवाइड करे, उनको ट्रेनिंग दे, उनके लिए कम्युनिकेशन ईजी बनाए, उनको लाइसेंस लेना ईजी बनाए, जिससे कि एक्सपोर्टर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें देश के बाहर। तो ठीक जैसे ये 4 सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं डेफिसिट की सिचुएशन में, ऐसे ही 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर सरप्लस हो। वैसे सरप्लस कोई भी इकोनॉमी चाहेगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस अगर है तो दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज आ ज्यादा रही है, कंट्री के बाहर जा कम रही है। तो यूजुअली पूछा नहीं जाता, लेकिन सरप्लस का अगर कोई पूछे भी कि सरप्लस बहुत ज्यादा आ रहा है इकोनॉमी में, तो उसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो ठीक इनका उल्टा कर दीजिए, डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन कर दीजिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स की बजाय क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट्स को लिबरल बना दें, कि खुली छूट कर दें, आसान बना दें इंपोर्ट्स को करना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है उनको भी हम, उस नीति को भी हम त्याग सकते हैं, चीज़ों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना कम कर दें, इंपोर्ट बढ़ा दें। एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है उसके एक्सपोर्ट पे हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, तो चीज़ों को उन्हीं को वही रीजंस जो है उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और उनका जो एप्लीकेशन है, उनका जो प्रभाव है वो बदल करके हम एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये 4 क्वेश्चन जो है इससे आपको आइडिया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को आपसे बार बार घुमा करके, वैल्यूज चेंज करके या लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस वीडियो के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब प्रैक्टिस के लिए वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा और साथ में जैसा मैंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कमिंग संडेज जो होंगे उनमें किया करेंगे। हम एक इवनिंग का टाइम स्पेसिफाई करके उस पर करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके सारे जो डाउट्स हैं, कई बार आप चैट बॉक्स में उतना नहीं पूछ पाते हैं, तो लाइव आपकी जो होगी इंटरेक्शन उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस हैज़ क्लियर्ड मैनी ऑफ योर डाउट्स। बाय।